हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शंकर नोट वाला। तो जैसा कि एसजीपीजे की एग्ज़ाम बहुत नियर बाई है और उसी से रिलेटेड अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आज अपना जो वीडियो है वो थर्ड वीडियो होने वाला है और लास्ट अपने 2 वीडियो देखे वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड ही था। आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल लाइन कि नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना है, नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना है तो मेहनत को अपना साथी बनाओ, ना कि लोगों की बातों को। वो अपने को डिमोटिवेट करते हैं तो इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना और अपने को अपनी ड्रीम और फोकस पे कंसिस्टेंसी रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन आज के थर्ड वीडियो की। वाइल ए पेशेंट इज रिसीविंग ट्यूब फीडिंग, हाइट टू द कंटेनर शुड बी मेंटेन। एक पेशेंट है जिसको अपन ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं, तो जो कंटेनर है उसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। तो चलिए आप अपना आंसर गेस करिए। तो आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। 18 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो आपको पता है अगर कोई पेशेंट एनजी ट्यूब से फीडिंग ले रहा है, ये अपना स्टमक हो गया और इसी के अंदर एक ट्यूब डाली जाती है जो डायरेक्ट स्टमक में एंटर करती है। तो वो पूछ रहा है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो आप सबको पता है कि 18 इंच हाइट रखते हैं अपन। 18 इंच का मतलब होता है 45 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अपनी फीड है ना स्टमक में जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 18 सेंटीमीटर ये बहुत कम हो गया, 45 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 72 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया और 22 सेंटीमीटर ठीक है, लेकिन ये कम है। तो आइडियल जो होती है वो होती है 45 सेंटीमीटर, यानी कि अगर अपन एवरेज देखें तो ये होती है 30 से 45 सेंटीमीटर, याद रखना आपको। और ये यानी 12 टू 18 इंच, ठीक है। तो आई होप आपका ये आंसर सही गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं आप। इन इंडिया एवरी ईयर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इज गिवन ऑन। ये चलिए आप अपना आंसर गेस करिए। तो आई थिंक आपने आंसर गेस कर लिया होगा। तो ये पूछ रहा है कि एवरी ईयर जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड होता है वो कब दिया जाता है, कितनी तारीख को दिया जाता है। तो चलिए बताते हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं अपन। 7 अप्रैल नहीं, 7 अप्रैल को तो अपन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं अपन। और इसकी जो थीम है वो कौन देता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल को, एवरी ईयर 7 अप्रैल को, ठीक है। तो ये आंसर भी नहीं है। 13 अगस्त को क्या हुआ था, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, फ्लोरेंस उनकी डेथ हुई थी। और डेथ कब हुई थी, 13 अगस्त 1910, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसकी 13 अगस्त को उनकी डेथ एनिवर्सरी आती है। 12 मई एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि अपन जो इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये इनकी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। और इनका बर्थ कब हुआ था, 12 मई 1820, ये याद रखना अपने को, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये आंसर सही है। अब जो ये मैडम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनसे रिलेटेड अपन एक दो बातें कर लेते हैं। तो इनका तो बर्थ तो कब हुआ, 12 मई 1820। कहाँ पे हुआ, फ्लोरेंस, इटली में। इनकी डेथ कब हुई और कहाँ हुई, डेथ हुई थी 13 अगस्त 1910। ये कहाँ पे हुई, लंदन में, ठीक है। इसी के साथ एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है इनको और किस किस नाम से जाना जाता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो जो सबसे फेमस है वो तो है लेडी विद द लैम्प, द लेडी विथ ए लैम्प। ये नाम तो इनको कब दिया गया, 1951 में। इसी के साथ एक दूसरा नाम और है द वाइट एंगल, और ये कब दिया गया इनको, 1936 में। लेकिन ये वाला बहुत फेमस है, इस चीज़ का याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन।
लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडीज, चलो आंसर गेस करो आप। आई थिंक आपने आंसर गेस कर लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो लीवर, ये भी नहीं है, स्टमक नहीं है, स्किन, ये है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और इसी के साथ में जो बोन है, बोन से रिलेटेड भी अपन देख लेते हैं। तो जो स्केलेटल सिस्टम है अपना, इसको अपन बोलते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और इस लार्जेस्ट ऑर्गन सिस्टम में भी सबसे बड़ी जो बोन है, लॉन्गेस्ट बोन, वो अपनी होने वाली है फीमर। ठीक है, आई थिंक आपका ये आंसर सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द सकलिंग यानी मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग लैक्टेशन। एक फीमेल है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आंसर अपना गेस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गैलेक्टोप्रोटीन, ये कोई हार्मोन नहीं है, ये एक प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है ये, तो ये ऑप्शन भी इसका नहीं होने वाला। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या काम करता है, ये करता है प्रमोट्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये ब्रेस्ट को डेवलप करवाता है, तो ये भी करेक्ट नहीं है इसका। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ना कि इंजेक्शन करता है। स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन, तो इसका आंसर ये भी नहीं वाला। करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीटोसिन, जो शायद आपका भी सही है आंसर। इसके बारे में अपन देख लेते हैं, ऑक्सीटोसिन के बारे में। इसको बोलते हैं लव हार्मोन। इसी के साथ में जो इसने क्वेश्चन ने बोला है कि मिल्क रिजेक्शन ड्यूरिंग सकलिंग, सकलिंग के दौरान जो मिल्क रिजेक्शन होता है, इसी को बोलते हैं अपन लेट डाउन रिफ्लेक्स। और ये लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार CHO में भी आता है, नॉरसेट में भी आता है, और अदर जैसे बहुत सारी एग्जाम्स में, मतलब इसका ध्यान रखना है। और थर्ड इसका देख लेते हैं फंक्शन, ये कैसे काम करता है ये। तो ये क्या करता है, जो मायोएपिथेलियल सेल्स होती हैं एलुलाई के अराउंड, जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में मायोएपिथेलियल सेल्स होती हैं, तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ये, और उसी की वजह से जो मिल्क है वो इजेक्शन होता है, यानी मिल्क सीक्रेट होता है। तो अपन देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन causes contraction of myoepithelial cells around the alveoli, resulting in मिल्क इजेक्शन, और इसी को बोलते हैं अपन लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि कैसे कहाँ काम करता है ये। तो ये मायोएपिथेलियल सेल्स होती हैं एलुलाई के अराउंड, उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और उसी के कारण मिल्क इजेक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्लिनिकल फीचर ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यानी DKA एक्सेप्ट, इसका मतलब एक्सेप्ट, चलो आंसर गेस करो आप, और मैं बता देता हूँ कि एक्सेप्ट का मतलब तो है कि इसको छोड़कर। ठीक है, तो इसका मतलब 3 ऑप्शन तो इसमें सही होने वाले हैं और 1 ऑप्शन रॉन्ग होने वाला है। चलिए गेस करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा इसका आंसर कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अपन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या है, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का, जिसमें क्या होता है, जो इंसुलिन होता है उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, और एक एनफ अमाउंट में इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता है,
तो उसकी वजह से ये डायबिटिक कीटोसिस हो जाता है। तो अपन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ that occurs when the body lacks enough insulin। ठीक है, अब इसके अपन थोड़े से साइन सिम्टम्स देख लेते हैं अपन इसके कि क्या क्या साइन सिम्टम्स हो गए अगर किसी पेशेंट का डायबिटिक कीटोसिस हो गया तो उसके एक तो आएगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एंड सीवियर थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी उसको, एंड नोजिया, वोमिटिंग, और एब्डोमिनल पेन भी लगने लग जाएगा उसको। इसी के साथ में उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड एक होता है उसको फ्रूटी सेंस्ड ब्रीथ होने लग जाती है, उसमें फूलों की गंध जैसी। ठीक है, इसी के साथ में उसमें वीकनेस हो जाएगी, थकान हो जाएगी, फटीग, कन्फ्यूज़न हो जाएगा उसके। ठीक है, और इसी के साथ में और क्या होगा, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्योंकि अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो उसमें ब्लड का लेवल ज़्यादा, उसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन और जो ग्लूकोज है वो एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ में उसकी बॉडी में एक हाई अमाउंट में कीटोन्स प्रेजेंट हो जाएंगे। लेवल ऑफ कीटोन इन ब्लड। और क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसमें और देख लेते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, एक उसमें भी देखने को मिलता है कुस्माल रेस्पिरेशन। ये इसको ब्रीथिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक कीटोसिस में मिलती है। और इसमें क्या होता है, डीप पेशेंट एक तो डीप रैपिड ब्रीथिंग करने लग जाता है, डीप एंड रैपिड ब्रीथिंग। और कुछ इंपॉर्टेंट, एक उसमें हाई एनाइन गैप हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, क्योंकि उसमें कीटोन बढ़ गए। तो कीटोन क्या है, एसिड। इसी के साथ में उसमें लो बाइकार्बोनेट लेवल, डिहाइड्रेशन, बार बार प्यास लगेगी उसको, डिहाइड्रेशन। और अब अपन ने देखा कि उसके फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, सीवियर थ्रस्ट, तो उसकी वजह से पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और इसी के साथ में एक कीटोन यूरिया, जो अपन ने अभी बताया ना, हाई अमाउंट ऑफ यूरिन कीटोन्स इन ब्लड, तो इसको बोलते हैं कीटोन यूरिया ब्लड में। और ब्लड के साथ में जब ये यूरिन में जाएगा तो उसमें कीटोन यूरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ऑप्शन से देख लेते हैं इसमें। प्रेजेंट एनएन के भी प्रेजेंट होगा इसमें। ब्लड ग्लूकोज लेवल 300 to 500 बिल्कुल सही है। डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल, ये भी सही है। ब्रीथिंग नॉर्मल, इसमें ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं होगी भैया, एब नॉर्मल होगी। एब नॉर्मल है, क्या ब्रीथिंग होगी इसमें, कुस्मोल्स रेस्पिरेशन या कुस्मोल्स ब्रीथिंग। तो आई होप आपका ये आंसर भी सही गया होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ए 75-year-old फीमेल कंप्लेंट्स ऑफ क्लाउडी विजन, डिफिकल्ट थ्रेडिंग ए नीडल, व्हाट इज द प्रॉब्लम डायग्नोसिस, प्रोबेबल डायग्नोसिस। तो इसका आंसर गेस करो। पेशेंट ये बोल रहा है कि उसको कंप्लेन है, यानी दिक्कत है, क्लाउडी विजन, यानी धुंधली विजन दिखती है उसको, एक तो धुंधला दिखाई देता है। और डिफिकल्टी थ्रेडिंग नीडल, यानी किसी नीडल में धागा पिरोती है वो। ठीक है, तो उसको देखने में बहुत दिक्कत होती है। तो चलो आप गेस करो इसका क्या आंसर होने वाला है। तो आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। अपन स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्या है।
तो ट्रेकोमा है, ये क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आई का, जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है। तो अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, ए क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द आई caused by, एक मिनट, caused by क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। और ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, जो कंजक्टिवा होती है आई की, जो अपने आई में जो वाइट पार्ट होता है, जैसे ये आई है, और आई में जो बाकी की साइड में जो वाइट पार्ट होता है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं अपन कंजक्टिवा। और इस कंजक्टिवा के ऊपर जो चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को ही, उस मेम्ब्रेन का जो इन्फेक्शन होता है उसी को बोलते हैं अपन क्लेमाइडिया ट्रैकोमा। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो अपन इसको ट्रीट किससे कर सकते हैं, एंटीबायोटिक से। और इसमें जो सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है वो आती है एजिथ्रोमाइसिन। और नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ काम में ली जाती है इसके लिए, WHO के द्वारा दी गई है, ठीक है, वो है सेफ स्ट्रेटेजी। इसका बहुत बार क्वेश्चन आ गया, तो इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना। एस का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, और ई का मतलब क्या होता है। एफ का मतलब होता है सर्जरी फॉर ट्रैकोमेट्रिगेसिस एंटीबायोटिक्स। एफ का मतलब होता है फेशियल क्लीननेस, चेहरे को साफ करना हमेशा बार बार, ऐसे नहीं कि अपन बार बार आई को टच कर रहे हैं। और ई का मतलब होता है एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट कैसे करते हैं अपन, जैसे क्लीन वाटर यूज़ कर सकते हैं, सैनिटेशन कर सकते हैं, और फ्लाइज कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी की वजह से, इनकी वजह से इसको एनवायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आंसर भी नहीं है। फिर आता है ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो ये ग्लूकोमा के ही टाइप हैं। तो अपन ग्लूकोमा को देख लेते हैं, क्या है ग्लूकोमा। चलिए अपन ग्लूकोमा को भी देख लेते हैं। अपन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं एक बार कि ग्लूकोमा क्या है। यह एक आई डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, एक तो आईओपी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज आईओपी इंट्रा ओकुलर प्रेशर, प्लस साथ में डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। अब एक बार अपन ऑप्टिक नर्व और आईओपी के बारे में देख लेते हैं। ये जो आईओपी है इसको बोलते हैं इंट्रा ओकुलर प्रेशर। आँख के अंदर जो प्रेशर होता है, प्रेशर इनसाइड आई, और वो किसकी वजह से, किस फ्लूइड की वजह से होता है, तो वो होता है एक्वस ह्यूमर की वजह से। एक्वस ह्यूमर। और ये जो नॉर्मल आईओपी कितना होता है, नॉर्मल आईओपी होता है 10 to 21 mF ऑफ Hg। ये याद रखना, इससे ज़्यादा हो जाएगा मोर देन 21, तो इसकी वजह से ये इंक्रीज आईओपी हो जाएगा। और साथ में ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व के बारे में देख लेते हैं, क्या है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व है, ये जो विजुअल इंफॉर्मेशन होता है, जो अपन सेंस करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी चीज़ को, तो उसका जो विजुअल सेंसेशन होता है उसी को ये ब्रेन तक लेके जाती है। तो क्या है, दिस इज कैरी विजुअल इंफॉर्मेशन
फ्रॉम द आई टू द ब्रेन। इसका काम ये है, तो ये नर्व है, तो इसका सीधी सी बात है ये सेंसेशन को रिसीव करती है और आगे तक पहुंचाती है ब्रेन तक। इसी आईओपी से रिलेटेड एक चीज़ और अपन देख लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट में सिर्फ इंक्रीज आईओपी हुआ है, इसके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? कोई ऑप्टिक नर्व डैमेज नहीं है या लॉस ऑफ विजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आईओपी इंक्रीज हुआ है, तो उसको कहेंगे अपन इंट्रा ओकुलर हाइपरटेंशन। ठीक है, ये याद रखना। अब अपन जो ग्लूकोमा है उसके साइन सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या होने वाले हैं। तो इसके साइन सिम्टम्स हैं वो बहुत ही क्लासिकल साइन सिम्टम्स होने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट है वो तो है टनल विजन। टनल विजन का मतलब है, जैसे मान लो कि कोई टनल है, जैसे ये है, अपन इधर से देख रहे हैं तो अपने को एक गुफा टाइप में दिखेगी, अपन को टनल दिखेगा, एकदम पूरी क्लियर नहीं दिखेगा। जैसे नॉर्मल में तो क्या होता है, जैसे ये आई है तो आई के चारों तरफ से पूरा दिखता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक टनल की तरह दिखाई देता है। तो ये होती है टनल विजन। मतलब इसमें पेरीफेरी विजन लॉस हो जाता है लेकिन सेंटर विजन प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। सेंट्रल विजन प्रेजेंट बट एब्सेंट। ठीक है, एंड इसका जो दूसरा क्लासिकल सिम्टम्स है वो है कलर्ड हेलोज। इसका मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ उसको लाइट दिखेगी। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के अराउंड लाइट दिखना, ये होता है कलर हेलोज। ये दो इसके क्लासिकल सिम्टम्स हैं। तो आई होप आपने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी। अब ग्लूकोमा के दो टाइप बता रहा है, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो अपन एक बार इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या है ये। ठीक है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, ये क्यों हो रहा है? तो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, उसका मेन कारण है ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, क्यों? जैसे जो आइज में ट्रेबिकुलर मेसवर्क होता है उसका फाइब्रोसिस हो जाता है। ट्रेबिकुलर मेसवर्क में फाइब्रोसिस, और इसका जो कारण क्या है वो है फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपल। ठीक है, तो इसमें ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया और इसमें ब्लॉकेज। ठीक, इसी के साथ में एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये ओपन एंगल ग्लूकोमा है वो क्रोनिक होता है, क्रोनिक होता है नेचर में, ये एक्यूट होता है। और यहीं से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यही मेडिकल इमरजेंसी है। बहुत डेंजरस है ये। ठीक है, और ये है, ये मोस्ट कॉमन ग्लूकोमा होता है। तो अपन ने क्या देखा इस क्वेश्चन में, क्या पता क्लाउडी विजन डिफिकल्ट, तो ये भी नहीं है, तो ये ग्लूकोमा भी नहीं है। अब आता है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है? तो अपन पहले कैटरेक्ट के बारे में देख लेते हैं। तो कैटरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो अपना नेचुरल लेंस है, बाईबोर्न होता है, वो क्लाउडी हो जाता है। क्लाउडी का मतलब वाइटिश। ठीक है, और इसी को बोलते हैं अपन ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस। और इसी को बोलते हैं अपन कैटरेक्ट। तो अपन जो जैसे किसी पेशेंट को देखेंगे तो उसका जो लेंस है, उसकी आंख है ना, वो वाइट वाइट दिखेगी। कैसे दिखेगी? वाइट। तो इसको देख के आप पहचान लोगे कि हाँ इसके कैटरेक्ट है। अपन इसी कैटरेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया
एंड इनवर्ड, वो क्या है? कैटरैक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में भी ब्लाइंडनेस होता है ना, आजकल देखते हैं अपन छोटे छोटे बच्चे अंधे हो जाते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रंस, तो इसका क्या है? विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसलिए बच्चों को विटामिन अच्छे से खिलाओ। अब अपन इस कैटरेक्ट से रिलेटेड और चीज़ें देख लेते हैं कि इसके कोज क्या हैं। तो इसका जो मोस्ट कॉमन कोज है वो तो है सेनाइल एज। ओल्ड एज के पीपल में सबसे ज़्यादा कैटरेक्ट ही देखने को मिलता है। अब अपन इसके थोड़े से साइन सिम्टम्स देख लेते हैं। इसके साइन सिम्टम्स क्या हैं? तो इसमें साइन सिम्टम्स वो है एक तो ब्लरिंग ऑफ विजन, ब्लरिंग ऑफ विजन जो कि अर्लीस्ट सिम्टम्स है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, डिप्लोपिया हो जाता है इसमें, डबल विजन। नेक्स्ट, इसमें एक होता है एब्सेंस ऑफ रेड रिफ्लेक्स। अपन किसी भी पेशेंट जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें रेड रिफ्लेक्स देखते हैं, तो ठीक उसी तरह इनमें भी रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाता है। मतलब किसी पेशेंट में अगर रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसको सही दिखाई दे रहा है, विजन इंटैक्ट है। और अगर उसमें रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो इसका मतलब उसमें विजन लॉस हो चुका है। इसी के साथ में एक चीज़ होती है लॉस ऑफ विजन, क्योंकि ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कारण यही है, लॉस ऑफ विजन। इसके अलावा वाइट आई, इसको देखिए भी अपन पता लगा सकते हैं। तो ये तो बहुत लेट सिम्टम्स हैं ये, ठीक है। जो अर्लीस्ट जो सिम्टम्स है वो है ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला दिखाई देना उसको, ठीक है। तो इसका अपना करेक्ट आंसर हो गया कैटरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एज पर BMW रूल्स विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट डिस्कार्डेड इन येलो डस्टबिन। येलो डस्टबिन में कौन सा हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्कार्ड करेंगे? तो इसका आंसर गेस करो आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो तो हर बार हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो अपन स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो चलिए अपन BMW से रिलेटेड देख लेते हैं एक बार। BMW गाड़ी नहीं है, ये है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है कि जो जितने भी डिस्कार्डेड हैं, जितना भी वेस्ट है उसको अपन 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 4 बिन्स में डालते हैं, इसको सेग्रेगेट करते हैं, उनको बोलते हैं अपन बिन्स, ठीक है, बिन्स या बैग। तो जो सबसे है पहले है वो तो है येलो, सेकेंड है वो है रेड बिन, थर्ड है वो है वाइट, और जो फोर्थ है वो है ब्लू। अब किस किस में क्या क्या डालते हैं ये अपन स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं एक बार। जो येलो है उसमें अपन डालते हैं ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, मतलब कि जितने भी ह्यूमन और एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स हो गए उन सभी को इसी में डालते हैं। उसमें सबसे जो पहले इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है प्लेसेंटा, ये तो सबका फेवरेट है। इसके अलावा जैसे जितने भी हो गए, जैसे बॉडी फ्लूइड्स हो गए ह्यूमन एंड एनिमल के, बॉडी टिश्यूज़ हो गए, इसी के साथ में एक कैटेगरी तो ये थी। इसी के साथ में अपन लेबोरेटरी वेस्ट होता है, लैब वेस्ट भी इसी में डालते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स, स्पेसिमेन, और इसके साथ में अपन डिस्कार्डेड मेडिसिन ये भी इसी में डालते हैं अपन। इसी के साथ और क्या डालते हैं इसमें, सोचो इसमें एक डालते हैं साइटोटॉक्सिक मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, ये याद रखना।
इसी के साथ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, वो है रेजिडुअल। जैसे मान लो किसी पेशेंट के अपन ने ब्लड लगाया है या किसी पेशेंट के लिए ब्लड लेके आए थे, लेकिन वो टाइम ज़्यादा होने की वजह से उसको डिस्कार्ड करना पड़ रहा है, तो वो भी इसमें डालेंगे। तो रेजिडुअल या एक्सपायर्ड ब्लड बैंक, जैसे कभी कई बार ब्लड बैंक में जो ब्लड काम में नहीं आता तो इसकी वजह से वो एक्सपायर्ड हो जाता है 35 डेज़ बाद में, तो उसको भी इसी में डालते हैं, ये भी याद रखना। और इसी के साथ में और इसमें डालते हैं जैसे सॉलिड वेस्ट हो गया। सॉलिड वेस्ट में क्या क्या हो गया, जैसे कि कोई सॉलिड लिनन हो गया, प्लास्टर कास्ट हो गया, या जैसे कोई कॉटन ले रखा है वो उसमें ब्लड लगा हुआ है तो ब्लड विथ कॉटन हो गया, ईसीजी इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये सारी इसी में डालते हैं अपन। तो अपन देख लेते हैं एक बार क्या क्या हो गया कि सॉलिड लिनन, साथ में प्लास्टर कास्ट और कॉटन विद ब्लड, और क्या देखेंगे इसमें ईसीजी इलेक्ट्रोड्स एंड और क्या डालेंगे, जैसे जितने भी केमिकल वेस्ट हो गए ये सारे इसमें डालते हैं। वो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो मैंने मोटा मोटा बता दिया मैंने आपको, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया। और जो ये साइटोटॉक्सिक ड्रग वाला है, ये 2023 में हरियाणा सीएचओ की एग्ज़ाम लगी थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब अपन रेड बिन को देख लेते हैं एक बार, रेड बिन में क्या क्या आता है। तो रेड से एक चीज़ याद रखना, रबर, जितनी भी रबर वाली चीज़ें हैं वो सारी इसी में जाएंगी। जैसे एग्जांपल प्लास्टिक मटेरियल जितना भी है, इन्फेक्टेड प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। एंड इसी के अलावा जैसे एनजी ट्यूब हो गया, राल्स ट्यूब, बीटी सेट, ये भी इंपॉर्टेंट है बीटी सेट का, ठीक है। कैथेटर, यूरिन बैग, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और है कि आईवी कैनुला विदाउट नीडल, ठीक है, आईवी कैनुला विदाउट नीडल। और इसी बीटी सेट के साथ में एक बार एक चीज़ और याद रख लेना, आईवी सेट्स, ये भी इसी में जाएंगे, ये सारे रेड में जाएंगे। अब अपन देख लेते हैं वाइट में। तो एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब इस वाइट में क्या जाएगा, तो वाइट में एक चीज़ याद रखना, शार्प्स, जितने भी शार्प्स चीज़ें हैं वो सारी इसी में जाएंगी। एग्जांपल जैसे कि नीडल, ठीक है, स्कालपल्स, ब्लेड वगैरह, साथ में सिरिंज विथ नीडल, जैसे अपन इंसुलिन सिरिंज आ गई, ठीक है, या एक हिपेरिन सिरिंज आ गई, ये याद रखना, सिरिंज विथ नीडल। और ये जो बैग है ये वाइट बिन है, ये कैसा होना चाहिए ये याद रखना कि ये लीक प्रूफ होना चाहिए, पंचर प्रूफ होना चाहिए, एंड इसी के साथ टेम्पर प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लू। इस ब्लू की एक ट्रिक याद रखना, एक गाना आया था ना पहले, ब्लू है पानी पानी, ब्लू है पानी पानी, तो पानी किस में पीते हैं अपन, ग्लास में। तो जितनी भी ग्लास वाली चीज़ें हैं वो सारी ब्लू में जाएंगी, यानी ग्लास वेयर आइटम्स। जैसे एग्जांपल क्या है इसके, वाइल्स हो गई, एम्पूल्स हो गए, और जो लैब में जो स्लाइड वगैरह काम में लेते हैं वो सारी इसी में जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, और वो अच्छे से ध्यान देना इन चीज़ों पे, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ ए प्रॉपर वे टू वियर द फेस मास्क ऑफ कोविड-19। तो ये कोविड-19 का तो खैर इन्होंने नाम दे दिया, बाकी की अपने को नॉर्मल ध्यान रखना है कि फेस मास्क को कैसे वियर करते हैं, ठीक है। चलो आंसर गेस करो, आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे ये सर्जिकल मास्क है, ठीक है, इसमें ये है, तो इसमें क्या होता है, जो अपर साइड में होता है ना, अपर बॉर्डर की तरफ,
एक मेटेलिक स्ट्रप लगा होती है जो कि नोज़ के ऊपर आती है, ठीक है, यहाँ पे। और अपन जब इसको वियर करते हैं तो इसको फेस पे लगाने के बाद में अपर साइड से, जो ये अपर साइड है, यहाँ से नोज इसके मिड में आएगा और यहाँ से अपन इसको जेंटली प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से जो एयर वगैरह है वो लीक नहीं होगी ऊपर, और एक प्रॉपर सील पैक हो जाएगा ये, ठीक है। तो यही मेथड होता है और इसके हिसाब से अपन आंसर देख लेते हैं। होल्ड एंड लुक ऑन टॉप एज, नहीं। टाई अपर एज ऑफ मास्क बिहाइंड नेक, टाई लोअर एज ऑफ मास्क, हार्ड पार्ट ऑफ अटर एज, प्रेस एंड पिंच टू कवरिंग ऑफ नोज। ये बिल्कुल सही आंसर है। जैसा कि मैंने बताया कि अपर साइड में लगाने के बाद में इसको अपन जेंटली प्रेस करते हैं और जो अपने नोज जो है उसको अच्छे से सील पैक कर देते हैं ताकि एयर वगैरह लीक ना हो और एक प्रॉपर फिट हो जाए, ठीक है। तो ये इसका आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द 3 लेयर ऑफ द ब्रेन मेनिंजेस आउटसाइड टू इनसाइड? आउटसाइड टू इनसाइड, ये सीक्वेंस याद रखना, या तो ऐसे पूछ सकता है या फिर इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। तो आंसर गेस करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपने आंसर इसका गेस कर लिया होगा, तो अपन एक बार नॉर्मल ब्रेन से रिलेटेड देख लेते हैं कि जो ब्रेन की कवरिंग है, उस ब्रेन की कवरिंग में सबसे ऊपर की साइड में आती है स्काल्प, फिर उसके नीचे आता है स्कल, स्कल के नीचे आती है ये ड्यूरामीटर, फिर अरेक्नोइड स्पेस, और फिर आता है ये पायामीटर, और इस पायामीटर के नीचे आती है अपना, ये है अपना ब्रेन। तो अपन देख लेते हैं कि ये है ड्यूरामीटर, ये है अरेक्नोइड, और ये है पायामीटर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हो गया इसका बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। DAP, ये ट्रिक याद रखना। अब ये कब कैसे भी पूछ सकता है, आउटर टू इनर भी पूछ सकता है, इनर टू आउटर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपना कौन सा आंसर हो गया, ये DAP एंड देन ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इन सभी को क्या बोलते हैं अपन, मेनिंजेज, ठीक है, ब्रेन की कवरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ए पेशेंट विथ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज गोइंग टू रिसीव शॉक, ठीक है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है किसी पेशेंट की और उसको शॉक दिया है। विच मेडिकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर? कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा और उस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के दौरान वो बहुत नीडेड है? चलिए आंसर गेस कीजिए इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कि उसने पूछ रहा कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है पेशेंट और उसको शॉक दिया है, तो कौन सी मेडिसिन डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करेगा? तो जो ACLS की गाइडलाइन है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट की जो गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग जो एपिनेफ्रिन है, ये फर्स्ट ड्रग है जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में ये ड्रग काम में लेते हैं। कौन सी? एपिनेफ्रिन। इसकी डोज क्या होने वाली है? 1 mg IV देते हैं, ठीक है, एवरी 3 to 5 मिनट, ठीक है, एवरी 3 to 5 मिनट। और इसकी मैक्सिमम 3 डोज देते हैं, ये याद रखना। और 1 mg देते हैं, IV देते हैं एवरी 3 to 5 मिनट, उसके बाद में नहीं देते हैं। ओके, तो ये आंसर इसका क्या होने वाला है, एपिनेफ्रिन। एट्रोपिन, एट्रोपिन ये किस में देते हैं अपन? जब सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया होता है, क्योंकि एट्रोपिन तो वैसे ही ब्रेडिकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस है, तो उसमें देते हैं। वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन को क्या बोलते हैं? वेसोप्रेसिन ये ADH हार्मोन है, ठीक है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और बॉडी में वाटर रेगुलेटिंग का काम करता है। एमेड्रन, एमेड्रन क्या काम करता है? इसको भी देते हैं, लेकिन कब देते हैं? अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो, तो डिफिब्रिलेशन के बाद में इसको देते हैं। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर है एपिनेफ्रिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन।